तो हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कोड स्मैशर्स में। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हमारे क्लास 12 के थर्ड चैप्टर को, जो कि है फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा फंक्शन बेस्ड ऑन द सीबीएसई करिकुलम। फंक्शंस इन पाइथन। फंक्शंस जो होते हैं वो एक कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं विच इज मेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब क्या होते हैं फंक्शन? फंक्शन जो होते हैं वो कोई स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो एग्जीक्यूट फंक्शन वी हैव टू कॉल इट इन द प्रोग्राम। अगर आपको कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करना होता है तो आप उसे कॉल करते हो। इसे मैं एक एग्जांपल से दिखा देती हूँ कि आप कैसे उसे एग्जीक्यूट करोगे। मान लीजिए आपको कोई नंबर इनपुट लेना है एंड उसका सम निकालना है, वो दो नंबर्स का सम निकालना है। तो आप क्या करोगे? पहले एक फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन के लिए आपको एक डिफाइन करना होगा फंक्शन। उसके लिए आप डेफ यूज करोगे। डेफ मतलब क्या है? डेफ मतलब डिफाइन। तो डेफ ले लीजिए आप, FUN। ठीक है। एंड इसे पैरेंथेसिस में डाल के सेमीकोलन डाल देंगे। फिर इंडेंट करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, और उसमें हम ले लेते हैं इनपुट। एक नंबर इनपुट ले लेंगे। तो इनपुट कैसे लिया जाता है? इन इनपुट एंटर अ नंबर। हमने ऐसा कर दिया। फिर अब हमको दूसरा नंबर लेना होगा। बी ले लेते हैं। बी में हम एक ले लेते हैं इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ये हमने कर दिया। अब हमने क्या कहा था कि हमें सम करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एक ले लेते हैं एस इक्वल टू ए प्लस बी कर देते हैं। एस को भी डिफाइन करना होता है, आपको पता होगा। तो हम एस को जीरो ले लेते हैं कि वो पहले जीरो था एंड फिर उसमें ए प्लस बी का वैल्यू स्टोर हो गया ऐसा। फिर हम यहाँ क्या करेंगे? प्रिंट डाल देंगे। एंड प्रिंट में क्या लिखेंगे? प्रिंट सम इस, फिर हम इसे कोलन से बंद करके कॉमा एस। ऐसा कर दिया हमने। तो इसमें क्या होगा? जो भी ए और बी का वैल्यू होगा उसका सम इस करके प्रिंट हो जाएगा सम। फिर हम क्या करेंगे? इसे हमें कॉल करना होगा फंक्शन के अंदर। जो भी स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए पहले तो उसे डिफाइन करना होता है, लास्ट में मेन के जगह पर उसे कॉल करना होता है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? FUN, जो भी आपका फंक्शन का नाम है वो आप लिख दोगे। तो क्या होगा? सबसे पहले कर्सर कहाँ जाएगा? कर्सर पहले सबसे पहले यहाँ पर आएगा। यहाँ पर उसने देखा कि फन करके एक डाला हुआ है, तो फन करके जो भी है, फन करके जो है उसमें चला जाएगा डेफ फन में। फिर उसके बाद वो उसके अंदर के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा एंड रिजल्ट आपका दे देगा। इसे हम रन करवा के दिखा देते हैं। ऐसे हमने रन करवाया तो आप देख सकते हैं एंटर ए नंबर आ गया। हमने मान लीजिए 12 डाल दिए। दूसरा नंबर बोला एंटर करने, तो हमने 2 डाल दिया। तो देख सकते हो आप सम इज 14 करके आ गया। तो ये क्या हुआ? आपको कोई स्पेसिफिक काम करवाना था, जैसे आपको सम निकालना था तो आपने उसको ऐसे कर दिया। आपको यहाँ मल्टीप्लाई करवाना होगा तो आप यहाँ एस्ट्रिक डाल दो। यहाँ लिख दो सम के जगह मल्टीप्लीकेशन केशन एंड देन F5 डाल दो। तो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने 12 डाल दिया, फिर 2 डाल दिया तो 24 आ जाएगा। देखिए आ गया 24। तो यही काम होता है टू डू अ स्पेसिफिक फंक्शन, टू डू अ स्पेसिफिक वर्क वी यूज फंक्शन। तो फंक्शन को पहले डिफाइन करना होता है। इसका सिंटैक्स ये है कि पहले आप डिफाइन कर दो फंक्शन को और जाके फिर नीचे मेंस के एरिया पर उसे कॉल कर दो। तो आपका फंक्शन हो जाएगा कोई भी स्पेसिफिक काम करने के लिए। अब मान लीजिए आपने यहाँ डेफ फन करके लिखा हुआ था तो एक फंक्शन हो गया। एक में आपने मल्टीप्लीकेशन करवा दिया। अब आपको यहाँ एडिशन करवाना है तो आप एक और ले लो, डेफ ऐड कर दो। ठीक है। तो फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे? एस इक्वल टू पहले तो जीरो ले लेंगे एंड सेम यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स ले लें। चलिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। एंड देन इसके बाद यहाँ नेक्स्ट लाइन में जाके इसे पेस्ट कर दिए। ठीक है। फिर ये क्या करेगा? यहाँ पर एडिशन आपको करवाना था, आपने यहाँ प्लस डाल दिया एंड यहाँ लिख दिया आपने एडिशन। फिर आपका क्या होगा? ये वाले डेफ फन में क्या हुआ? आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। डेफ ऐड में आपका क्या होगा? एडिशन हो गया। एंड आप देख सकते हो कि मेन में आपने सिर्फ फन यूज किया है, मतलब फन को कॉल किया है। तो आपका कर्सर सबसे पहले फन पे जाएगा, ये वाला चीज एग्जीक्यूट करवा देगा। फिर ये वाला जो डेफ ऐड है इसके अंदर की जो भी स्टेटमेंट्स है ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपने इसे मेन्स में कॉल नहीं किया है। जैसे ही आप यहाँ पर देखिए, पहले से रन करवा दे, आप देख लीजिएगा इसका जो डेफ ऐड के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं एडिशन के लिए, वो कॉल नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिर्फ आपका मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो हमने इसे रन करवाया। एंटर करवाना है, नंबर 12 डाल दिया हमने, 2 डाल दिया हमने। आपने देख लिया 24 मल्टीप्लिकेशन हो गया। एडिशन आप देख सकते हो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने मेंस में उसे कॉल नहीं करवाया था। अब आपने यहाँ पर मेंस के एरिया में कॉल कर दिया। आपने ऐड करके भी एक फंक्शन नेम डाल दिया। तो क्या होगा? जैसे ही डेफ फन में गया, सबसे पहले कर्सर ये फन पे गया, फिर उससे फन डेफ फन में चला गया। फंक्शन कॉलिंग यहाँ हुआ फन में। फिर ये फंक्शन डेफिनेशन है, जहां पर आप डेफ फन लिखते हो इसको क्या बोलते हैं? ये एरिया को बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। तो यहाँ कर्सर चला गया, इसके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया। फिर कर्सर चला जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है तो ये जो ऐड है ये फिर से एक फंक्शन कॉल है। फिर ये ऐड फंक्शन कॉल से वो चला जाएगा ऐड के फंक्शन डेफिनेशन वाले एरिया में, मतलब यहाँ पर। फिर उसके बाद उसके सारे
स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। इसे आप रन करवाते हैं, आप देखिएगा इसमें आप क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन का पार्ट हो जाएगा, फिर एडिशन का पार्ट हो जाएगा। देखते हैं, सबने रन करवाया, एंटर करवाना था नंबर, एक तो नंबर डाल दिया, दूसरा नंबर डाल दिया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर से एंटर नंबर मांग रहा है, फिर हम 12 डाल देंगे, दूसरा नंबर में 2 डाल देंगे, तभी एडिशन हो जाएगा। देख सकते हो 14 भी आ गया। तो आपका दोनों स्टेटमेंट्स हो गया यहाँ रन। तो यही काम होता है यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग का। एंड ये जो होता है डेफ फन या डेफ एड, ये सब क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन, जहां फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कर्सर कहाँ जाता है, सबसे पहले कर्सर आपके फंक्शन कॉलिंग पे जाता है, एंड उसके बाद जो भी कॉल आप कर रहे हो फंक्शन को, उसके डेफिनेशन पार्ट में जाके उसके सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देता है बस। तो ये हो गया आपका बेसिक्स ऑफ फंक्शन, कि आपको कैसे कैसे रन होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है। सो वही लिखा हुआ है यहाँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लार्ज प्रोग्राम वी कैन राइट स्मॉल फंक्शन एज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अकम्प्लिश द टास्क। जैसे कि मैंने बताया था, आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक जगह में भी, एक ही प्रोग्राम में भी कर सकते थे, पर आपने क्या किया, उसे छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड उसे रन करवाया। वही लिखा हुआ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लार्ज प्रोग्राम, लंबे प्रोग्राम्स लिखने की जगह आप छोटे छोटे स्मॉल फंक्शंस को स्पेसिफिक पार्ट में प्रोग्राम में अकम्प्लिश करवा देते हो टास्क करने के लिए। तो वही मैंने करवा के दिखाया था, मल्टीप्लिकेशन अलग, एडिशन अलग, सब्ट्रैक्शन चाहते हो तो वो अलग, ऐसे करके आप अलग अलग पार्ट में भी करवा सकते हो। Once written, a function can also be used in other programs as library functions. एक बार आप फंक्शन में लिख दोगे तो वो आपके लाइब्रेरी फंक्शन में अलग अलग पार्ट्स में भी एग्जीक्यूट हो सकता है। अब मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम में एडिशन सब्ट्रैक्शन कराना दो, तो आपने एक ही प्रोग्राम में लिख दिया, बट आपको सिर्फ उसकी मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करवाना है, आपको एडिशन नहीं करवाना है। बट आप जब रन करवाओगे तो आपका दोनों एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसी के लिए ये फंक्शन हेल्प करता है। फंक्शन में आप अलग अलग पार्ट में उसे डिफाइन करोगे, अलग अलग फंक्शन डेफिनेशन डालोगे उसके अलग अलग नाम से, तो उससे क्या होगा, आपको जब मल्टीप्लिकेशन यूज करना होगा आप वो करोगे, जब आपको एडिशन करना होगा तब आप वो करोगे, और अगर आपको दोनों करवाना होगा तो फंक्शन कॉलिंग के एरिया पे दोनों आप मेंस में कॉल करवा दोगे। सो यही होता है, फंक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 पार्ट्स। फंक्शन जो होते हैं वो 3 पार्ट में आप कैटेगराइज कर सकते हो। पहला जो होता है वो बिल्ट इन फंक्शन, सेकंड जो होता है वो मॉड्यूल्स, एंड थर्ड जो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो चलिए एक एक करके समझाते हैं आपको। नाउ क्या होता है बिल्ट इन फंक्शंस? These are the functions which are predefined in Python. We have to just call them to use. प्री बिल्ट इन फंक्शंस अब क्या होते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं वो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, मतलब जो पाइथन है उसमें वो से पहले से डिफाइंड किए गए हैं। आप वो फंक्शन अगर यूज करोगे तो जस्ट आप उसे कॉल करोगे और वो आपका रन हो जाएगा। वैसे ही जैसे आपने यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन में बिल्ट इन फंक्शन देखा, फिर ऐसे ही एक आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन जस्ट बिल्ट इन फंक्शन का उल्टा होता है। बिल्ट इन फंक्शन में आपने प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किया, यूजर डिफाइंड फंक्शन नाम से ही आपको समझ आता है दैट जो यूजर डिफाइन करता है, मतलब जो हम लोग डिफाइन करेंगे जो फंक्शन का नाम, उसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। Functions made any programming language efficient and provide a structure to a language. कोई भी लैंग्वेज को रन करवाने के लिए फंक्शंस का काम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो एफिशिएंट स्ट्रक्चर देता है कोई भी लैंग्वेज को रन करवाने के लिए। Python has many built-in functions which makes programming easy. Python के पास बहुत सारे built-in functions है जो प्रोग्रामिंग को easy बनाते हैं, fast and efficient. They always reside in standard library and we need not to import any module to use them. जैसे इसके बाद आपने 3 टाइप के पढ़ने हैं। पहले तो आपने पढ़ रहे हैं बिल्ट इन फंक्शन, फिर उसके बाद मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। तो मॉड्यूल्स में क्या होता है, आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करना होता है। मतलब आपको जैसे कि मैथ यूज करना है, मतलब तो आप क्या करोगे, पहले आपको उसको इंपोर्ट करवाना होगा। वो मॉड्यूल यूज करने के लिए पहले आपको लिखना होगा ऊपर में इंपोर्ट मैथ, उसके बाद ही आप वो मैथ यूज कर सकते हो। अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया एंड आपने डायरेक्ट मैथ यूज कर दिया तो वो रन करने में एरर दिखाएगा, सिंटेक्स एरर या कोई एरर शो होगा। तो वही लिखा है कि दीज ऑलवेज रिसाइड, जो आपके बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो जो रिसाइड करते हैं उसमें आपको कोई भी इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। We will study about some built-in function in the next slide. अभी हम लोग आगे built-in functions कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे। Type conversion functions. These are the functions which converts the value from one type to another. Type से आपको समझ आता है कि ये data type के बारे में बात हो रही है। Now data type में आप जानते हो कि int आता है, str आता है, float आता है, date आता है, year आता है, बहुत सारे आते हैं, बट यहाँ 3 दिया हुआ है जो मेजरली यूज होता है आपकी प्रोग्राम टाइप में। तो आपका int फंक्शन क्या करता है, टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू इंटीजर। आपने अगर कोई स्ट्रिंग में इनपुट लिया हुआ है उसे आपको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप int लिख दो, तो int लिख देने से क्या होगा, आपका स्ट्रिंग जो हो जाएगा कन्वर्ट इंटीजर में। स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, टू कन्वर्ट एनी वैल्यू इनटू अ स्ट्रिंग। कोई भी आपने वैल्यू इनपुट लिया, मान लीजिए आपने 12 इनपुट में लिया, तो 12 तो हो गया आपका एक इंटीजर टाइप, बट आपको उसको स्ट्रिंग में इनपुट लेना था, तो पहले तो आप इंटीजर में ले लिए इनपुट यूजर से, उसके बाद उसको आप कन्वर्ट कर दोगे स्ट्रिंग में, str लिख दोगे तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये हो गया। फ्लोट का भी वही बात होता है, टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू फ्लोट। कोई भी स्ट्रिंग आपने इनपुट लिया है उसे आपको फ्लोट में कन्वर्ट करवाना होगा तो आप फ्लोट मेथड का यूज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, आपने ये वाला किया था, अब इसको आप क्या करोगे, यहाँ पर एक और ले लेते हैं हम प्रिंट में, कंट्रोल सी एंड यहाँ कंट्रोल वी, यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्लोट, FLOAT फ्लोट, एंड इसे हम पैरेंथेसिस में बंद कर देते हैं।
ठीक है, यहाँ लिख देते फ्लोट वैल्यू, FLOAT फ्लोट वैल्यू। तो अब क्या होगा, आपने जैसे कि 5 एंटर करवाया, इसे डिलीट कर देते स्ट्रिंग वाले पार्ट को। ठीक है, एंटर अ वैल्यू में आपने 5 इनपुट करवाया, तो यहाँ इंटीजर वैल्यू में 5 दिखाएगा। तो यहाँ ये फ्लोट वैल्यू वाले पार्ट में वो क्या करेगा, फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, तो आपका 5 नहीं दिखाएगा, आपका 5.0 दिखाएगा। तो चलिए हम इसे भी रन करवा देते हैं। ये हमने एंटर करवा दिया 5। तो आप देख सकते हैं इंटीजर वैल्यू में क्या हुआ, 5 दिखाया, एंड फ्लोट वैल्यू में क्या हुआ, उसी 5 को वो कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में, दैट इज 5.0 हो गया। सो आपको समझ आ गया होगा कि क्या करता है आपका इंटीजर्स मेथड, स्ट्रिंग मेथड या फ्लोट मेथड या कोई भी मेथड जो आप यूज करोगे वो डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है स्पेसिफिक डेटा टाइप में। फिर सेकेंड टॉपिक आता है आपका इनपुट फंक्शंस। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। जैसे आपने नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, जैसे आप यूजर से जब इनपुट लेते हो इंटीजर फॉर्म में तो क्या लिखते हो, इंट इनपुट एंटर अ नंबर। तो जो वो इनपुट यूज करते हो कीवर्ड, वो क्या होता है, कोई भी फंक्शन में इनपुट लेना होता है जब आपको कोई भी स्ट्रिंग में, तो उसके लिए आप इनपुट यूज करते हो। मान लीजिए आपको कोई इंटीजर फॉर्म में नहीं लेना है, ना कि फ्लोट फॉर्म में लेना है, आपको कोई स्ट्रिंग को इनपुट लेना है, तो आप उसमें क्या लिखोगे, इनपुट एंटर योर नेम या इनपुट एंटर अ कैरेक्टर, ऐसे करके कुछ लिखोगे। वैसे ही आता है इवैल फंक्शन। इवैल फंक्शन क्या कहते हैं, मान लीजिए आपको पता नहीं कि आप इंटीजर आपका यूजर एंटर करवाएगा या फिर स्ट्रिंग एंटर करवाएगा या फिर फ्लोट एंटर करवाएगा, तो उसमें आप इवैल फंक्शन यूज करते हैं। इवैल फंक्शन क्या करता है, जो भी आप यूज करोगे, मतलब जैसे मान लीजिए यूजर ने 45 इनपुट करवाया, तो इवैल फंक्शन जो है वो अपने से कैलकुलेट कर लेता है कि वो एक इंटीजर टाइप है। मान लीजिए आपने सीता इनपुट करवाया, तो इवैल फंक्शन क्या करेगा, वो खुद से कैलकुलेट कर लेगा कि वो आपका एक स्ट्रिंग टाइप है। अगर आपने 4.5 डाल दिया, तो इवैल फंक्शन क्या करेगा, वो खुद से कैलकुलेट कर लेगा कि वो आपका एक फ्लोट टाइप का है। तो इवैल फंक्शन वैसे के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको कोई पर्टिकुलरली पता नहीं है कि आप क्या इनपुट यूजर करेगा, तो आप उसमें इवैल मेथड के यूज करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो लिखा भी हुआ है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग। जैसे यहाँ लिखा हुआ है x इक्वल टू इवैल 45 प्लस 10, तो इसमें क्या हो रहा है, इवैल यूज कर लिया, मतलब आपको डेटा टाइप पता नहीं है कि क्या रहेगा। फिर यहाँ क्या किया, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में ले लिया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ डबल कोट्स दिया है, डबल कोट्स रहे, सिंगल कोट रहे या ट्रिपल कोट रहे, वो आपका एक स्ट्रिंग फॉर्म हो गया। उसके अंदर आपका क्या क्या इंटीजर ले लिया, 45 प्लस 10 मतलब मिक्स डेटा टाइप हो गया, इसीलिए आपने इवैल का यूज किया। फिर प्रिंट एक्स किया, तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा 55। इसे हम भी एक एग्जाम्पल से दिखाई देते हैं। जैसे आपने इनपुट ले लिया था ए में, फिर इसे हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं इवैल, इंट के जगह हम लिख देंगे इवैल। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट टाइप, TYPE टाइप और ए। तो इससे क्या होगा, टाइप मेथड आपको पता होगा कि क्या करता है, कोई भी डेटा टाइप जो आप जिसमें एंटर करवाए हो वो उसका टाइप बता देगा। मान लीजिए आपने 52 एंटर करवाया, तो क्या दिखा देगा आपका आउटपुट में, क्लास INT। अगर आपने सीता गीता ऐसा कुछ इनपुट करवाया, तो आपका टाइप ए में क्या दिखा देगा, क्लास स्ट्रिंग, मतलब क्लास STR करके दिखा देगा। STR को फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग। अगर आपने कोई फ्लोट डेटा टाइप का इनपुट करवाया है, तो आपका उसमें टाइप ए में क्या दिखा देगा, क्लास फ्लोट, ऐसे करके दिखा देगा। चलिए हम इसे रन करवा के भी दिखा देते हैं। एंटर अ नंबर करना है, मान लीजिए हमने एक इंटीजर डाल दिया 32, तो देखिए आप देख सकते हैं क्लास INT करके दिखा दिया, मतलब वो इंटीजर टाइप का आपने इनपुट करवाया है। F5 डाले, फिर अब हम यहाँ पर कोई इंटीजर स्ट्रिंग डाल देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ डाल दिया C, फिर इसे एनक्लोज कर दिया, फिर हमने एंटर करवा दिया, तो आप देख सकते हो क्लास STR मतलब स्ट्रिंग टाइप का ये दिखा दिया। फिर से हमने इसे रन करवाया, हमने डाल दिया 5.65 डाल दिया हमने, तो ये दिखा दिया क्लास फ्लोट। तो आपको समझ आ गया होगा इवैल मेथड क्या करता है। इवैल मेथड जो भी डेटा टाइप है, कोई भी टाइप का डेटा टाइप को उसको स्टोर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इंटीजर ही स्टोर कर सकते हो या फ्लोट ही स्टोर कर सकते हो या डेट ही स्टोर कर सकते हो, ऐसा नहीं। कोई भी मिक्स डेटा टाइप है उसमें स्टोर कर सकते हो। एंड टाइप मेथड क्या करता है, वो बता देता है कि वो कौन सा डेटा टाइप का है। सो यही है इसका काम। नेक्स्ट आता है आपका मिन फंक्शन। मिन फंक्शन बाय नेम आपको समझ आता है, जो भी आप नंबर्स प्रोवाइड करोगे, लिस्ट ऑफ नंबर्स में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगा उसको वो प्रिंट करवा देगा। मैक्स फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपका लिस्ट ऑफ वैल्यूज है उसमें आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब जो भी मैक्सिमम नंबर है उसको वो प्रिंट करवा देगा, दैट इज रिटर्न करवा देगा। एबीएस फंक्शन मतलब एब्सोल्यूट, एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। नाउ एब्सोल्यूट फंक्शन आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट नंबर निकालता है, मतलब आपने कोई अगर नेगेटिव नंबर डाला, एबीएस ऑफ -22 आप डाल दोगे, तो क्या करेगा वो -22 को वो +22 दैट इज 22 प्रिंट कर देगा, मतलब पॉजिटिव पार्ट प्रिंट कर देगा। और अगर पॉजिटिव है तो वो तो ऐसे भी पॉजिटिव प्रिंट करेगा। यहाँ लिखा भी हुआ एबीएस फंक्शन का डेफिनेशन में, दिस फंक्शन रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू अमंग द गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यूज व्हिच इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब अगर आप नेगेटिव डालोगे तो भी पॉजिटिव प्रिंट होगा, पॉजिटिव डालोगे तो भी पॉजिटिव प्रिंट होगा। तो ये काम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का, एब्सोल्यूट फंक्शन का। नेक्स्ट आपका आता है टाइप फंक्शन। अभी मैंने बताया था टाइप फंक्शन क्या करता है, टाइप फंक्शन उसका डेटा टाइप को प्रिंट करवा देता है। यहाँ लिखा भी हुआ, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनी वैल्यू और वेरिएबल।
मतलब जो भी उसका डेटा टाइप होगा वो उसको प्रिंट करवा देगा। एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है, टाइप ऑफ 10 तो यहाँ दिखा दिया क्लास INT, ए इक्वल टू हेलो दिया हुआ था, फिर टाइप ऑफ ए किया तो क्या आ गया आपका क्लास STR। मतलब जो भी उसका डेटा टाइप होगा, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, डेट है, वो सब प्रिंट करवा देगा। नाउ ये आता है आपका लेन फंक्शन। लेन फंक्शन तो आपने बहुत बार यूज किया होगा, स्ट्रिंग वगैरह में भी यूज किया है हमने, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सब में भी हमने यूज किया था। लेन फंक्शन क्या करता है, कोई भी चीज का लेंथ बता देता है। लेंथ का काउंटिंग कहाँ से होता है, हमेशा 1 से होता है, ना कि 0 से होता है, हमेशा याद रखिएगा। दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। जैसे यहाँ देख सकते हो आप, ए में आपका क्या स्टोर था, आपका ए में हेलो स्टोर था। नाउ हेलो का लेंथ आपका क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5, 5 होगा हेलो का लेंथ। तो जैसे ही आपने लेन ऑफ ए लिखा था, आपका प्रिंट क्या हो गया, ये देखिए 5 प्रिंट हो गया। तो यही करता है लेन फंक्शन। नेक्स्ट आपका आता है राउंड फंक्शन। नाउ राउंड फंक्शन क्या करता है, दिस राउंडेड द फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ द गिवन नंबर अप टू द गिवन पोजीशन। जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हो, राउंड 11.12345 ऐसे लिखा हुआ है, कॉमा 2 दिया है। तो वो क्या किया, जो भी आपका पॉइंट में वैल्यू है, पॉइंट के बाद के जो भी वैल्यूज है उसमें सारे को हटा देगा, जो लास्ट का 2 पॉइंट के बाद वैल्यूज है उसी को प्रिंट करवाएगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर जो पैरामीटर दिया था वो 2 दिया था। अगर यहाँ पर देखिए थर्ड वाले में क्या लिखा है, राउंड 11 पॉइंट जो भी है कॉमा 3, तो ये क्या करेगा, पॉइंट के बाद के 3 डिजिट तक का वैल्यूज को वो प्रिंट करवा देगा। आप देख सकते हो 1 2 3 तक प्रिंट हुआ। थर्ड वाले में आप देखिए 11.12345 कॉमा 0 लिखा है, मतलब 11 के पॉइंट के बाद के जो भी नंबर है किसी भी नंबर को वो प्रिंट नहीं करवाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो 11.0। इसे मैं रन करवा के भी दिखा देती हूँ। जैसे आपने यहाँ पर इसे डिलीट कर देंगे, यहाँ पर इवैल की जगह इंट ले लेते हैं ताकि यूजर को पता रहे कि आपको इंटीजर ही वैल्यू एंटर करवाना है। आपने इंट ले लिया, फिर यहाँ पर क्या करवाएंगे, प्रिंट, नहीं इसमें इंट नहीं लेना होगा, हमें फ्लोट लेना होगा, क्योंकि आपको पॉइंट वाले वैल्यूज स्टोर करवाना है। अगर इंटीजर लोगे तो होल नंबर वैल्यू स्टोर करवाएगा। होल नंबर में आप राउंड अप क्या करवाओगे, पॉइंट के बाद तो कोई नंबर ही नहीं रहेगा। FLOAT फ्लोट करवा दिया हमने। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रिंट राउंड, ROUND, राउंड ऑफ ए कॉमा 2 हमने डाल दिया। तो क्या होगा, ए में जो भी आपका वैल्यू स्टोर होगा पॉइंट के बाद का जो भी 2 डिजिट है वहां तक का वो प्रिंट करवाएगा, एंड उसके बाद का सारे डिजिट्स को हटा देगा। तो हमने F5 डाला, एंटर अ नंबर हम डाल देंगे 23.456789, हमने ऐसे डाल दिया। आप देख सकते हो पॉइंट के बाद यहाँ कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर है पॉइंट के बाद। हमने क्या ये में डाला था, प्रोग्राम में कॉमा 2 डाला था, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, 23.45 तक का प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। हमने एंटर किया, आप देख सकते हो 23.46 प्रिंट हुआ। 46 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो 4 5 के बाद यहाँ 6 है, तो 6 तो 5 से ज्यादा होता है, तो 8 प्लस हो जाता है, मैथ्स में आपने किया होगा, तो इसलिए यहाँ 4 6 हो गया, 2 तक का में वो राउंड अप कर दिया। अब यही हम इसे फिर से रन करवाते हैं। उस बाद हम डाल देते हैं यहाँ पर 3 डाल देते हैं, तो क्या होगा, हमने रन करवाया, एंटर है नंबर 12 पॉइंट, यहाँ कुछ नंबर्स डाल देते 5 6 7 8 9 0, ऐसा हमने डाल दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ प्रिंट हो जाएगा 12.567, 7 नहीं होगा, 12.568 ऐसा करके प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या दिया था, पैरामीटर में 3 दिया था, तो वो 3 नंबर तक पॉइंट के बाद का प्रिंट करवा देगा। तो देखते हैं, ये हमने रन करवाया, अब देख सकते हो 12.568 प्रिंट हो गया, 568 प्रिंट हो गया, 3 लिखा तो 3 तक में प्रिंट हो गया। तो यही काम होता है राउंड मेथड का। सिंपली राउंड मेथड से आपको समझ आ जाना चाहिए कि राउंड अप कर देता है। ये हो गया आपका। नाउ आपका आता है रेंज मेथड। रेंज मेथड हमेशा याद रखिएगा क्या कहता है, इफ यू वांट द सीरीज बिटवीन टू नंबर्स, आपको दो नंबर के बीच का सीरीज प्रिंट करवाना है, देन यू कैन यूज दिस फंक्शन, दिस इज गुड टूल फॉर लूप, इट्स सिंटेक्स इज, जैसे आपने यहाँ पर देखिए एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, लिस्ट रेंज ऑफ 0,5। तो इसमें क्या होगा, जो आपका 0 है वो इंक्लूसिव होता है, एंड जो 5 होगा वो एक्सक्लूसिव होगा, मतलब 0 जो है वो प्रिंट होगा बट 5 जो है वो प्रिंट नहीं होगा। 5 से एक कम जो होता है वो प्रिंट होता है। दो मेथड होता है, एक होता है रैंडम मेथड और एक होता है रेंज मेथड। तो रेंज मेथड में क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है वो आपका प्रिंट होता है, एंड जो लास्ट नंबर होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, वो प्रिंट नहीं होता है। जबकि रैंडम मेथड में क्या होता था, रैंडम मेथड में जो आपके स्टार्टिंग वैल्यू होते थे और जो लास्ट वैल्यू होते थे दोनों प्रिंट होते थे, दैट इज दोनों इंक्लूसिव होते थे। यही डिफरेंस है दोनों में, बहुत बार क्वेश्चन में आता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ यू वांट द सीरीज बिटवीन टू नंबर देन यू कैन यूज दिस फंक्शन, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था लिस्ट रेंज 0,5, तो यहाँ 0 प्रिंट हो गया, लिस्ट लिखा था तो लिस्ट में प्रिंट हो गया स्क्वायर ब्रैकेट में, 0 1 2 3 एंड 4, 5 लिखा था तो एक कम 4 तक प्रिंट हो गया। यही अगर हम लिखते हैं 0,6 तो क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 तक प्रिंट हो जाता है, एक कम तक। दिस गिव्स द सीरीज फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप -1, जैसे कि मैंने भी बताया था, एंड द इंटरवल बिटवीन टू नंबर्स ऑफ द सीरीज विल बी सेट। एक और होता है, जैसे कि मैं यहाँ रन करवा के एग्जांपल से दिखा देती हूँ, इसे हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ हमने लिखना होगा प्रिंट लिस्ट
ऑफ रेंज 0,6। सो अब हमने इसे रन करवाया एंड आप देख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 था, 6 लिखे थे तो 5 तक प्रिंट हुआ। समझ गए। एक और होता है इसमें जो होता है स्टेप वैल्यू। आपने स्टार्ट वैल्यू 0 डाल दिया, स्टॉप वैल्यू 6 डाल दिया। एक होता है स्टेप वैल्यू। तो स्टेप वैल्यू में आपने यहाँ अगर आपने कुछ नहीं डिफाइन किया है स्टेप वैल्यू में तो बाय डिफॉल्ट वो 1 लेता है, मतलब लाइन बाय लाइन चलता है। अगर आपको कोई स्टेप वैल्यू लेना है, मान लीजिए आपको 0 के बाद 2 प्रिंट करवानी है, तो आप क्या करोगे उसके लिए यहाँ स्टेप वैल्यू 2 डाल दोगे। तो क्या होगा, पहले 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर 0 प्लस 2 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, 2 प्लस 2 क्या होता है, 4 होता है, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। एंड वैसे करके 5 तक का रेंज में वो प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसे रन करवा के दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो 0 पहले प्रिंट हो गया, 0 प्लस 2 2 प्रिंट हो गया, 2 प्लस 2 क्या होता है, 4 होता है, तो 4 प्रिंट हो गया। 4 प्लस 2 क्या होता है, 6 होता है। बट 6 में क्या होगा, आपका रेंज के बाहर आ जाएगा क्योंकि आपने लास्ट लिमिट क्या डाला था, 6 डाला था। तो 6 से 1 का मतलब 5 तक ही चलेगा, तो 6 कैसे प्रिंट होगा। तो आपका 0 to 4 ऐसा प्रिंट हो गया। तो यही काम होता है स्टेप वैल्यू का। आप मान लीजिए 2 की जगह यहाँ 3 डाल दिए, तो क्या आपका प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर 0 प्लस 3 3 प्रिंट हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 होता है, तो 6 प्रिंट नहीं होगा। तो आपका आउटपुट में क्या आएगा, लिस्ट के अंदर 0 और 3 प्रिंट हो जाएगा। रन करवा के दिखा देते हैं। 0 और 3 प्रिंट हो गया। तो यही काम होता है स्टेप वैल्यू का। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पाइथन मॉड्यूल्स। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पाइथन मॉड्यूल्स। मॉड्यूल इज अ p.py फाइल which contains the definition of function and variable। .py आपको पता है, जब भी आप पाइथन आइडल यूज करते हो तो उसका एक्सटेंशन को बोला जाता है .py। कोई भी चीज आप फाइल नेम स्टोर करोगे तो उसको लास्ट में आप एक्सटेंशन डालोगे .py। मान लीजिए आपको जब आप HTML यूज करते हो तो आप क्या लिखते हो, लास्ट में जब सेव करते हो तो लिखते हो ना डॉट। मान लीजिए ABCD आपका फाइल नेम है, तो आप क्या लिख दोगे, abcd.html। वैसे ही अगर आप पाइथन का कोई भी प्रोग्राम स्टोर करते हो तो आप क्या लिखोगे, पाइथन का जो भी नाम है, मान लीजिए आपने एबीसीडी आपका नाम हुआ, तो आप लिख दोगे abcd.py। ये उसका एक्सटेंशन होता है, वही लिखा हुआ है यहाँ। मॉड्यूल इज अ सिंपल पाइथन फाइल। मॉड्यूल जो होता है एक सिंपल पाइथन का फाइल होता है। When we divide a program into modules, then each module contains functions and variables, and each function is made for a specific task। जब आप मॉड्यूल यूज करते हो तो वो आपका डिवाइड कर देता है प्रोग्राम को। हर एक मॉड्यूल में फंक्शंस होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, हर फंक्शन का अलग अलग काम होता है, वही लिखा हुआ है इसमें। वंस रिटन कोड इन मॉड्यूल कैन बी यूज्ड इन अदर प्रोग्राम्स। अगर आप कोई मॉड्यूल में कोई कोड लिखते हो तो उसे आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हो, मतलब उसके अंदर आप बहुत सारे प्रोग्राम्स डिफाइन कर सकते हो। इसे हम एग्जाम्पल से ही दिखा देते हैं। जैसे आपने इसे डिलीट कर दिया इस फंक्शन को, एंड यहाँ लिख दोगे आप एक मॉड्यूल इंपोर्ट करवा दो। मान लीजिए आपने लिख दिया इंपोर्ट मैथ। मैथ जो होता है, मैथ एक मॉड्यूल है पाइथन लाइब्रेरी के अंदर जो होता है। तो आपने इंपोर्ट मैथ करवा दिया। अब आप इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस को डिफाइन करवा सकते हो, बहुत सारे। तो आपने एक ले लिया, डेफ ऐड आपने ले लिया, एंड फिर इसे सेमीकोलन डाल दिया। 2 नंबर यहाँ पर प्रिंट करवा देते, प्रिंट 2 प्लस 3 कर दिया हमने। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर 5 दिखा देगा। फिर हम यहाँ पर एक और फंक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं डेफ सबस्ट्रैक्ट, सब्स लिख देते हैं। इसे क्लोज कर देते हैं एंड कोलन डाल के फिर यहाँ प्रिंट डाल देंगे, प्रिंट 2 माइनस 3 हमने डाल दिया। वैसे हम एक और ले लेते हैं फंक्शन। मतलब इसमें यही बता रहा है कि अगर आप कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करते हो तो उसके अंदर आप वेरियस फंक्शन यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ डेफ ऐड एक फंक्शन ले लिया आपने, उसके बाद यहाँ डेफ सबट्रैक्ट एक फंक्शन ले लिया, फिर यहाँ डेफ कुछ और ले लोगे। वही इसमें लिखा है कि मॉड्यूल के अंदर आप बहुत सारे वेरियस फंक्शंस को यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर हमने मान लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई ले लिया, मल्टी ले लिया, तो हमने यहाँ कोलन डाल दिया एंड यहाँ प्रिंट करवा देंगे 2 इंटू 3। याद रखिएगा जब भी आप डेफ यूज करते हो, दैट इज फंक्शन कॉल करते हो, तो उसे सॉरी फंक्शन डिफाइन करते हो तो उसे मेंस में फंक्शन कॉल भी करना होता है। तो आप यहाँ लिख दोगे ऐड, फिर इसके बाद लिख दोगे सब्स, एंड फिर लिख दोगे मल्टी। अब हम इसे रन करवाएंगे तो आप देख सकते हो 5 माइनस 1 और 6 प्रिंट हो गया। दैट इज पहले हमने जो भी एडिशन करवाया तो ऐड हो गया, सब्सट्रैक्शन करवाया तो माइनस हो गया, एंड फिर मल्टीप्लीकेशन करवाया तो मल्टीप्लाई हो गया। यही अगर आपको सिर्फ ऐड और मल्टीप्लाई करवाना होता तो ये सब्सट्रैक्शन का डिलीट कर देते हम फंक्शन कॉल से नाम, फिर इसे रन करवाते तो देख सकते हो आप 5 दैट इज एडिशन हुआ एंड इसके बाद मल्टीप्लीकेशन में 6 आ गया। यही अगर आपको पहले ऐड करवा दिया फिर मल्टीप्लाई करवा दिया फिर आपको सब्सट्रैक्ट करवाना है तो आप यहाँ सब्स वाला जो भी था फंक्शन कॉल लास्ट में लिख दोगे। स्पेस को हटा देते हैं तो क्या होगा, पहले एडिशन का जो भी है, पहले कर्सर कहाँ आएगा, सबसे पहले कर्सर ये वाले जगह पे आया, यहाँ इसे क्या मिला, ऐड मिला, तो ऐड पे जाएगा, वो पहले यहाँ डेफ ऐड में चला गया एंड फिर वो उसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा दिया, दैट इज 5 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद कर्सर वापस आएगा यहाँ एंड मल्टी को कैच करेगा। ना मल्टी कैच करने के बाद वो चला जाएगा फंक्शन डेफिनेशन के एरिया में, तो यहाँ डेफ
सॉरी डेफ मल्टी ये वाले पार्ट में चला जाएगा एंड उसके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा देगा, दैट इज यहाँ 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद कर्सर यहाँ आ गया, देन वो क्या देखा, सबस लिखा हुआ है तो सबस को कैच कर लिया एंड फिर फंक्शन डेफिनेशन में चला गया, दैट इज डेफ सबस में चला गया एंड फिर सबट्रैक्शन वाले स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवा दिया। सो अब देखिएगा आपका आउटपुट कैसा आना चाहिए, आपका आउटपुट में आएगा 5 6 और उसके बाद -1 आएगा। देख सकते हैं आप 5 6 एंड -1 ऐसे आ गया, जबकि पहले हमने क्या किया था, पहले हमने एडिशन करवाया था, सब्सट्रैक्शन करवाया था, फिर मल्टीप्लिकेशन करवाया था, तो उसमें क्या हुआ था 5 फिर -1 फिर 6 ऐसे प्रिंट हो रहा था। बट अब देख सकते हो कि ऑर्डर चेंज हो गया, तो आप ऑर्डर भी चेंज करवा सकते हो फंक्शन की हेल्प से। When we make such functions which may be used in other programs also, then we write them in module। जैसे कि अभी मैंने दिखा दिया था कि आपने import math करवाया और उसके अंदर बहुत सारे functions का यूज करवा दिया। When we import these module in any program and we can use the function। जब आप कोई मॉड्यूल को कोई फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हो तो वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही कॉल होगा, मतलब वो एक लोकल वेरिएबल की तरह यूज होने लगता है। बट अगर आप उसे बाहर डिफाइन करोगे और उसके बाद सारे फंक्शंस को डिफाइन करोगे तो क्या होगा, वो एज अ ग्लोबल वेरिएबल यूज होने लगता है, मतलब आप सारे के सारे फंक्शंस में यूज कर सकते हो। पाइथन मॉड्यूल्स, पाइथन प्रोवाइड्स टू वेज टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल। पाइथन जो होता है वो दो प्रोवाइड करता है तरीका जिससे आप इंपोर्ट करवा सकते हो मॉड्यूल को। पहला तरीका होता है इंपोर्ट स्टेटमेंट, जैसे अभी मैंने दिखाया था, इंपोर्ट मैथ लिख दो या इंपोर्ट रैंडम लिख दो, जो भी आपका उसका लाइब्रेरी है वो लिख दो इंपोर्ट की हेल्प से, तो वैसे आप इंपोर्ट करवा सकते हो उस मॉड्यूल को। तो इंपोर्ट फुल मॉड्यूल, इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं। फिर एक होता है फ्रॉम, तो वो क्या कहता है, टू इंपोर्ट ऑल दी सिलेक्टेड फंक्शंस फ्रॉम अ मॉड्यूल। कोई भी मॉड्यूल का सिलेक्टेड फंक्शंस को आपको डिस्प्ले करवाना होगा तो आप फ्रॉम भी यूज कर सकते हो। जैसे आप देखिए यहाँ एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट मैथ, फिर a इक्वल टू 20 प्रिंट मैथ डॉट sqrt a, तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ a। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 20 क्या होता है आपका 4.47 के अराउंड कुछ होता है, तो आपका वो प्रिंट हो जाएगा ऐसा कुछ। बट आप इंपोर्ट मैथ की जगह एक और चीज लिख सकते हो, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट sqrt, तो इसमें क्या होगा, आपका मैथ फंक्शन से इंपोर्ट करवा रहा है sqrt को, मतलब आंसर आउटपुट तो सेम ही आएगा पर ये दो तरीका होता है अलग अलग जिससे आपको एग्जीक्यूट करवाना होता है। इजी तो यही होता है एंड ज्यादातर पाइथन में यही वाला यूज किया जाता है, ये वाला ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट sqrt। बट ये भी होता है एक तरीका इंपोर्ट करवाने का, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट sqrt लिख दो एंड a इक्वल टू 20 प्रिंट sqrt ऑफ a, तो भी जो आपका इंपोर्ट मैथ वाले में जो आउटपुट देगा सेम वही आउटपुट आपको इसमें भी मिलेगा, दैट इज 4.47 एसेट्रा एसेट्रा। इसे मैं रन करवा के दिखा देती हूँ। इसके लिए हम अपना पाइथन आइडल खोलें, इसके इंटरफेस मोड में जाएंगे एंड प्रीवियस रिटन डेटा को डिलीट करके यहाँ हमने लिख दिया ए, यहाँ पहले इंपोर्ट करवा देते हैं। नॉर्मल तरीका क्या होता है, इंपोर्ट मैथ हमने लिख दिया, फिर हमने यहाँ लिख दिया ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। तो इससे क्या होगा, आपने यूजर से मांग लिया एक नंबर, फिर उसके बाद आप यहाँ प्रिंट करवाओगे स्क्वायर रूट इज, फिर यहाँ एक कोलन दे के फिर यहाँ इसे एनक्लोज करवा देंगे, कॉमा दे देंगे, ए डाल देंगे, ए नहीं डालेंगे, इसमें लिखेंगे हम एसक्यू मैथ डॉट sqrt ऑफ ए। तो इससे क्या होगा, आपका प्रिंट क्या होगा, स्क्वायर रूट इज प्रिंट हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ आपने लिखा है मैथ डॉट sqrt ऑफ ए, तो इसमें क्या होगा, जो भी आपका स्क्वायर ए में आप वैल्यू मान लीजिए 25 आपने डाला है तो उसका स्क्वायर रूट करने से क्या आता है आपका 5 आता है, तो आपका 5 प्रिंट हो जाएगा। 4 डालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो भी होगा आपका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग वो प्रिंट हो जाएगा। चलिए हम इसे रन करवा के दिखा देते हैं। हमने रन करवाया, एंटर द नंबर, हमने यहाँ डाल दिया 25, तो आपका आउटपुट में 5 आना चाहिए। तो आप देख सकते हो स्क्वायर रूट इज 5.0, दैट इज फ्लोट वैल्यू में आ गया। अब यही हम यहाँ पर एक और बार से रन करवाते हैं, एंटर अ नंबर हमने यहाँ 4 डाल दिया, तो आपका देखिए यहाँ पर 2.0 का आ गया, तो मतलब जो भी उसका स्क्वायर रूट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया। नेक्स्ट पे एक तरीका होता है फ्रॉम, ना फ्रॉम से भी हम करके दिखा देते हैं, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट sqrt, तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट sqrt एंड यहाँ हमने लिख दिया ये जो मैथ डॉट sqrt को हटा के हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे sqrt। क्यों लिखा है सिर्फ sqrt, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैथ हमने पहले यहाँ इंपोर्ट करवा दिया तो फिर से यहाँ लिखना नहीं पड़ता, sqrt ऑफ ए लिखोगे तो हो जाएगा आपका। तो हमने इसे रन करवाया, एंटर अ नंबर मांगा, 25 लिख दोगे आपका 5.0 आपका स्क्वायर रूट में आ गया ना। अब इसे फिर से रन करवा देते हैं, यहाँ पर अब हम डाल देंगे 4 तो आपका 2.0 आ जाएगा। देखिए आप 2.0 आ गया, तो यही काम करता है आपका स्क्वायर रूट। तो मतलब दोनों का जो आउटपुट है वो सेम आएगा, बट
तरीका अलग अलग है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सिंपल इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट रैंडम ऐसे करके यूज करो, क्योंकि वही बेसिकली यूज होता है आपके फंक्शन। ज्यादातर आप पाइथन प्रोग्राम्स में वही देखोगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है इन द लास्ट स्लाइड एग्जांपल फर्स्ट द math.py इज सर्च्ड। जैसे कि मैंने बताया था वैसे ही math.py आपका सर्च हुआ, इंपोर्ट करोगे तो आपका वो सर्च हो गया। देन अ स्पेस इज क्रिएटेड, एक खाली जगह क्रिएट होता है, वेयर ऑल द वेरिएबल्स एंड द फंक्शंस ऑफ द मैथ मॉड्यूल में बी स्टोर। एक स्पेस क्रिएट हो जाता है जिसमें आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है मैथ के, वो सारे के सारे स्टोर हो जाते हैं। देन ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल्स आर एग्जीक्यूटेड, फिर उसके बाद जो भी आपके उस मॉड्यूल के अंदर स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जैसे कि आपने प्रिंट किया हुआ था तो आपका प्रिंट एग्जीक्यूट हो गया, अगर सम किया होता तो सम एग्जीक्यूट हो जाता, जो भी लिखा हुआ रहता है उसके अंदर का स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाता। नेक्स्ट आपका आता है मैथ मॉड्यूल। मैथ के अंदर आप क्या क्या मॉड्यूल्स यूज कर सकते हो, जैसे मैंने मैथ डॉट एसक्यूआरटी सिखाया था, तो वैसे ही बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, मैथ डॉट सील, मैथ डॉट फ्लोर, ऐसे कर करके। तो उसे चलिए हम पढ़ते हैं। मैथ मॉड्यूल कंटेन्स द फॉलोइंग फंक्शंस। सील एक्स, नाउ सील एक्स क्या करेगा, रिटर्न्स इंटीजर बिगर देन एक्स और एक्स इंटीजर। सील फंक्शन जो होता है वो क्या कहता है, जो भी आपका आपने इनपुट में वैल्यू डाला उसके हाईएस्ट वैल्यू को कॉल कर देता है, दैट इज रिटर्न कर देता है। मान लीजिए आपने यहाँ पर डाला हुआ होता, यहाँ देखिए एग्जांपल में दिया है इंपोर्ट मैथ, पहले आपने मैथ इंपोर्ट कर दिया, फिर मैथ डॉट सील 5.6 आपने लिख दिया, तो इससे क्या होगा 5.6, तो इसका हाई वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा हाई वैल्यू। आप देख सकते हो 0.6 लिखा है, मतलब 5 से ज्यादा है तो मतलब 6 हो जाएगा, तो आपका ओवरऑल क्या आ गया, 6 प्रिंट हो गया। यही आपका एक आता है फ्लोर फंक्शन। सील मतलब आप समझ जाओ सील छत, तो छत मतलब ऊपर, तो ऊपर वाला वैल्यू को आपको उसको प्रिंट करवा देना है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स इंटीजर स्मॉलर देन एक्स और एक्स इंटीजर, मतलब आपने जो भी वैल्यू आपने इंटीजर डाला है अंदर उसके, उसका फ्लोर वैल्यू दैट इज ग्राउंड वाला वैल्यू रिटर्न करवा देता है। फ्लोर से आप समझ सकते हो ग्राउंड, ग्राउंड मतलब क्या हो गया, नीचे का वैल्यू। तो जैसे आपने यही 5.6 जो एग्जाम्पल लिया था, अगर आपने वही डाल दिया एंड फिर लिख दिया मैथ डॉट फ्लोर 5.6 ऐसे लिख दिया, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, 5.0 प्रिंट, दैट इज 5 प्रिंट हो जाएगा। और यही अगर मैथ डॉट सील यूज करोगे तो उसका ऊपर का वैल्यू दैट इज 6 प्रिंट हो जाएगा। एग्जाम्पल से भी दिखा सकते हैं इन सारे को। इसे हम डिलीट कर देते हैं एंड हम यहाँ लिख देंगे पहले इंपोर्ट मैथ, क्योंकि कोई भी मैथ के सारे फंक्शंस यूज करने के पहले उसे इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है। फिर हम यहाँ प्रिंट करवाएंगे, क्या करवा देंगे, यहाँ लिख देंगे मैथ डॉट सील एंड यहाँ लिख देंगे 5.6, कोई भी नंबर आप इनपुट ले सकते हो। तो इसमें क्या होगा आपका प्रिंट, मैथ डॉट सील, सील मतलब हो गया छत, छत मतलब ऊपर का वैल्यू, ऊपर का वैल्यू क्या होता है 5.6 में 6 होता है, तो आपने 6 प्रिंट हो जाएगा। हमने F5 डाला एंड देख सकते हो 6 प्रिंट हो गया। यही अब हम यहाँ पर सील के जगह फ्लोर लिख देंगे, फ्लोर से आप समझ सकते हो जमीन, जमीन मतलब नीचे का वैल्यू। तो हमने 5.6 डाला हुआ है, तो 5.6 का नीचे का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, तो F5 डाले, हम देख सकते हैं 5 आउटपुट में आ गया। तो यही काम होता है सील और फ्लोर का, सील मतलब ऊपर का वैल्यू, फ्लोर मतलब नीचे का वैल्यू। नेक्स्ट आपका आता है पाव फंक्शन। पाव मतलब क्या आपको समझ आता है, पाव से होता है पावर। ना किसी भी चीज का अगर आपको पावर निकालना होगा तो आप ये वाले फंक्शन को यूज कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है पाव एक्स कॉमा एन, ना एक्स में आपने मान लीजिए डाल दिया 2, एन में भी आपका आपने डाल दिया 2, तो क्या हो जाएगा आपका 2 टू दी पावर 2। मैथ्स में आपका क्या होता है 2 टू दी पावर 2 4 होता है, तो आपका रिटर्न कर देगा 4। अगर आपने यहाँ डाल दिया पाव एक्स की जगह 3 और एन की जगह 2, तो क्या करेगा 3 टू दी पावर 3, मतलब जो एन में वैल्यू डालोगे उतने टाइम्स एंड जो एक्स में वैल्यू डालेंगे उसको उतने बार करके प्रिंट करवा देगा। दैट इज अगर आपने एक्स में 3 डाला है, एन में 2 डाला है, तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 3, मतलब 3 इंटू 3 आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ लिखा भी हुआ है रिटर्न एक्स एन, जो भी आपने एक्स में वैल्यू डाला है एन में वैल्यू डाला है, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू आता है वही आपका रिटर्न हो जाएगा। तो चलिए इसे भी हम रन करवा के दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पाव एंड यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमें दो वैल्यूज लेना होता है, एक्स के लिए एंड एन के लिए। मान लीजिए हमने यहाँ 2 डाल दिया एंड कॉमा में भी 2 डाल दिया, तो 2 इंटू 2 होता है आपका 4, तो आपने यहाँ पर पावर में ये आउटपुट में 4 आ जाना चाहिए। हमने इसे रन करवाया, आप देख सकते हो 4.0 आपका आउटपुट आ गया। यही अब हम यहाँ 3 लिख देते हैं, तो 3 इंटू 2 क्या होता है 6। मैथ डॉट पाव 3, 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है, तो आपका यहाँ प्रिंट हो जाएगा 9। हमने 5 डाला एंड आप देख सकते हैं 9.0 आपका प्रिंट हो गया। ये हमें अगर यहाँ 3,2 की जगह 5,2 लिख देते तो क्या होता है 5 को 2 बार प्रिंट करवाना है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करवाना है, तो 5 इंटू 5 क्या होता है 25 होता है, तो आपका रन करवाते हैं तो 25.0 आपका प्रिंट हो गया। तो यही करता है पाव मेथड। पाव मतलब पावर, सील मतलब छत,
फ्लोर मतलब जमीन, पाउ मतलब पावर, सिंपल। नेक्स्ट आपका आता है स्क्वायर रूट। अभी मैंने स्क्वायर रूट बताया था, कोई भी चीज का आधा वो स्क्वायर रूट कहते हैं। रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, मान लीजिए आपने डाल दिया 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब उसका आधा क्या हो जाएगा 5, तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 दिखा दिया। अगर आपने डाल दिया स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या दिखा देगा आउटपुट 2.0। मैंने अभी कोई प्रोग्राम में दिखाया था स्क्वायर रूट का यूज, तो जरूरत नहीं है इसे दिखाने की। नेक्स्ट आपका आता है log 10x। ये क्या करता है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न्स लॉगरिथम ऑफ x विद बेस 10। मतलब आपका जो भी आप वैल्यू डालोगे उसका जो लॉगरिथम वैल्यू होगा वो आपका रिटर्न करेगा। यहाँ एग्जांपल भी दिया है, मैथ डॉट लॉग 10 100, तो आपका रिटर्न कर दिया 2, क्योंकि 100 का जो लॉग वैल्यू होता है वो 2 होता है, इसलिए उसने 2 रिटर्न किया। नेक्स्ट आपका आता है कॉस मेथड। नाउ कॉस मेथड रिटर्न्स द कोसाइन ऑफ एक्स इन रेडियन। जब भी आप कॉस मेथड, साइन मेथड, टैन मेथड ऐसा कोई मेथड यूज करोगे, ये सब होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जब भी आप कोई वैल्यू डालते हो तो वो रिटर्न आउटपुट क्या में करता है, रेडियंस में करता है। तो ये रिटर्न कर देगा उसका कोसाइन वैल्यू, साइन एक्स में क्या होगा उसका साइन वैल्यू रिटर्न कर देगा, टैन में टैन वैल्यू रिटर्न कर देगा, तीनों की तीनों रेडियंस में रिटर्न करेगी। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मैथ डॉट कॉस 60, तो आपका रिटर्न हो गया -0.95 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर यहाँ लिखा हुआ है मैथ डॉट साइन 45, तो यहाँ 0.85 ऐसे करके आउटपुट में आ गया। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रिंग मॉड्यूल। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट स्ट्रिंग मॉड्यूल इन क्लास 11। क्लास 11 में हमने स्ट्रिंग मॉड्यूल के बारे में पढ़ा था। हियर आर सम ऑफ द अदर फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग मॉड्यूल। ये सारे के सारे फंक्शंस हमने 11 में पढ़े थे, जस्ट टू रिवाइज यहाँ फिर से लिखे हुए हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज क्या करता था, कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ टू कैपिटल लेटर। जो भी आपका वर्ड यूज किया रहता था उसके जो भी पहले कैरेक्टर रहते थे उसे कैपिटल में कन्वर्ट कर देता था। स्ट्रिंग डॉट फाइंड क्या करता था, कोई भी चीज का इंडेक्स नंबर आपका रिटर्न कर देता था। अगर इंडेक्स नंबर मिल गया तो उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न हो जाता था, एंड अगर नहीं मिला फाइंड में तो -1 रिटर्न हो जाता था। नाउ स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स क्या करता था, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ अ सबस्ट्रिंग। जो भी आपने इंडेक्स मतलब जो भी वैल्यू डाला उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देता था इंडेक्स मेथड, और अगर नहीं मिलता था तो वैल्यू एरर शो करता था। यही डिफरेंस होता था फाइंड में और इंडेक्स में, दोनों का काम सेम होता था। बट अगर फाइंड में अगर कोई नंबर नहीं मिलता था तो -1 प्रिंट होता था, एंड इंडेक्स में अगर कोई नंबर नहीं मिलता है तो वैल्यू एरर शो होता है। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रिंग डॉट इज एलनम। नाउ इज एलनम क्या करता था, अल्फाबेट और नंबर्स चेक करता था दैट आपका जो भी इनपुट किया हुआ स्ट्रिंग है वो अल्फाबेट और नंबर्स कंटेन करता है या नहीं। कंपलसरी होता था दैट अल्फाबेट्स होना चाहिए या फिर नंबर्स होना चाहिए, और कोई भी अगर डिजिट या फिर स्पेशल कैरेक्टर दिख जाता था तो वो एरर शो कर देता था। वैसे ही स्ट्रिंग अल्फा मतलब अल्फाबेट्स चेक करता था दैट आपकी स्ट्रिंग्स में, स्पेसिफाइड स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स है या नहीं। स्ट्रिंग डॉट डिजिट क्या करता था, इस डिजिट चेक करता था दैट आपका डिजिट प्रेजेंट है या नहीं। अगर रहता था तो ट्रू में आंसर आता था, नहीं रहता था तो फॉल्स में आंसर आता था। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रिंग डॉट इज लोअर, स्ट्रिंग डॉट इज अपर। चेक करता था दैट आपकी स्पेसिफाइड स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं, एज चेक करता था दैट आपकी स्ट्रिंग जो है वो अपर केस में है या नहीं। नेक्स्ट आपका आता था स्ट्रिंग डॉट जॉइन। जॉइन मेथड क्या करता था, आपके दो स्ट्रिंग्स को जॉइन कर देता था विदाउट एनी स्पेस। आपका स्ट्रिंग डॉट अपर मेथड क्या करता था, जो भी आप स्ट्रिंग स्पेसिफाई करोगे अगर वो छोटे में रहेगा दैट इज लोअर केस में होगा तो उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देता था, एंड अपर में रहता था तो उसे अपर में ही रहने देता था। लेंथ फंक्शन आपको पता है, लेंथ बता देता था जो भी आप स्ट्रिंग डालोगे। अगर सीता डालोगे तो उसका लेंथ 4 दिखा देता, अगर पाइथन डालोगे तो पाइथन का लेंथ क्या होता है, PYTHON मतलब 6 आउटपुट में आ जाता। ऑर्डर क्या करता था, रिटर्न्स यूनिकोड पॉइंट ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर। यूनिकोड में आपका ऑर्डर उसका दिखा देता था। मान लीजिए ORD ऑफ ए आपने डाला तो ORD ऑफ कैपिटल ए, तो कैपिटल ए का ऑर्डर क्या होता है 65 होता है, तो आपका वो 65 रिटर्न कर देता। वैसे ही रिवर्स फंक्शन होता है। रिवर्स फंक्शन क्या करता है, इंटीजर डाला मतलब वैल्यू डाला था जैसे सीता डाला था, उसका जो इंटीजर सीक्वेंस है उसको आपको रिटर्न करवा देता है, वैसे ही उसने रिटर्न करवा दिया। ना आपका स्लाइस मेथड क्या करता है, क्रिएट्स अ स्लाइस ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड बाय द रेंज। स्लाइस मेथड आपका जो भी आप रेंज स्पेसिफाई करोगे उसमें स्लाइसिंग कर देगा। नेक्स्ट आपका आता है रैंडम मॉड्यूल। अभी मैंने बताया था रेंज मॉड्यूल और रैंडम मॉड्यूल के बीच का डिफरेंस, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा। When we require such numbers which are not known earlier, that is captcha or any type of serial number, then in this situation we need random numbers, and here the random module helps us. पहला आपका आता है rand range. This method always returns an integer between the lower and the upper. To this method, default lower is 0 and upper is 1. ना आप जब रैंड रेंज यूज करोगे तो रैंड रेंज से आपको क्या समझ आता है, रैंड मतलब हो गया रैंडम, रैंडम और रेंज मतलब तो वो स्पेसिफाइड रेंज के बीच में आपका प्रिंट होगा। तो जैसे आपने यहाँ इंपोर्ट रैंडम पहले ले लिया, रैंड रेंज के लिए आपको रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करवाना होगा।
ठीक है, तो आपने रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करवा लिया, फिर आपने लिख दिया रैंडम डॉट रैंड रेंज 15। तो आपका क्या प्रिंट हो गया, पहले बार प्रिंट करवाओगे तो 0 हो गया, सेकंड बार करवाओगे तो 1 आ जाए या 5 आ जाए, मतलब आपने 15 दिया है रेंज, तो 0 से 15 दैट इज 14 तक के बीच का वैल्यू, 0 से 14 के बीच का कोई भी वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगा, कोई भी रैंडम वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका कोई 0 पहले होगा फिर 1 होगा फिर 2 होगा, ऐसा नहीं है। 0 एक बार दे दिया, फिर हो सकता है 6 दे दे, उसके बाद 7 दे दे, उसके बाद 3 दे दे, ऐसा करके कोई भी रैंडम वैल्यू आपका प्रिंट हो जाएगा, बट वो स्पेसिफाइड रेंज में, क्योंकि आपने यूज क्या किया है, रैंड रेंज, मतलब उस रेंज में रैंडम वैल्यू। इसे हम रन करवा के दिखा देते हैं। आपने रैंड रेंज यूज किया, तो रैंड रेंज क्या होता है, रैंड रेंज एक इंटीजर वैल्यू ही स्पेसिफाइड को रन करवा सकता है। यहाँ मान लीजिए आपने यहाँ डाल दिया है 12, पहले बार में 0 आपका प्रिंट हो गया, ठीक है, एक और बार रन करवाते हैं, अभी 4 प्रिंट हो गया, फिर एक और बार रन करवाते हैं, अभी 11 प्रिंट हो गया, फिर एक और बार रन करवाते हैं, तो 0 प्रिंट हो गया। मतलब आपको इससे समझ आ गया कि जब आप रैंड रेंज यूज करोगे तो कोई भी रैंडम नंबर उस स्पेसिफाइड रेंज तक के बीच में प्रिंट हो जाएगा। एंड जब भी आपको पता है रेंज मेथड यूज करते हैं तो वो एक्सक्लूसिव होता है, जैसे आपने 12th रेंज में डाला हुआ है, तो 12 आपका कभी भी प्रिंट नहीं होगा, 11 तक के बीच का नंबर प्रिंट होगा। तो यही काम होता है रैंड रेंज का। नेक्स्ट आपका आता है रैंडम मेथड। रैंडम मेथड क्या करेगा, दिस जनरेट्स फ्लोटिंग वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1। इससे पहले जब हमने रैंड रेंज यूज किया था तो आपका इंटीजर वैल्यू आउटपुट में आ रहा था, जैसे कि 0 आ रहा था, 11 आ रहा था, 12 आ रहा था, ऐसे। पर जब आप रैंडम यूज करोगे तो इसमें भी रैंडम वैल्यूज आएगा। डिफरेंस क्या है रैंड रेंज और रैंडम में, कि जब रैंड रेंज यूज करते हैं तो इंटीजर में आउटपुट आता था, दैट इज रिटर्न करता था इंटीजर वैल्यूज, एंड रैंडम जब यूज करोगे तो आपका फ्लोट वैल्यूज रिटर्न करेगा। यही एक आता है रैंड इंट। नाउ रैंड इंट क्या करेगा, रैंडम वैल्यूज उस रेंज में जो भी होगा रैंडम वैल्यूज को प्रिंट करवाएगा, बट वो हमेशा इंटीजर ही होगा। नेक्स्ट आपका आता है यूनिफॉर्म मेथड। दिस मेथड रिटर्न्स एनी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ये जो यूनिफॉर्म मेथड है, कोई भी दो नंबर्स आप जो डालोगे उसके बीच का फ्लोटिंग वैल्यूज को रिटर्न करवाएगा। जैसे हमने इंपोर्ट रैंडम डाल दिया, प्रिंट यूनिफॉर्म लॉटरी नंबर 1,11 डाल दिया, फिर लिख दिया आपने रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 1,100। तो जो भी आपका नंबर्स है वो फ्लोटिंग वैल्यू में रिटर्न करवाएगा। जैसे आपने फिर प्रिंट करवाया तो आपका जैसे पहले 1 से 100 के बीच का एक वैल्यू, जैसे 85.66 ऐसा करके कुछ प्रिंट हो गया। मान लीजिए फिर से आपने रन करवाया तो हो सकता है 2.634 ऐसे करके कुछ प्रिंट हो जाएगा, या फिर 2.0 प्रिंट हो जाएगा, कोई भी जो भी वैल्यू होगा वो एक फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट हो जाएगा उस स्पेसिफाइड रेंज में। यही करता है यूनिफॉर्म मेथड। नेक्स्ट आपका आता है चॉइस मेथड। नाउ चॉइस मेथड क्या कहता है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रैंडम सिलेक्शन फॉर लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। ये जो होता है कोई भी रैंडम सिलेक्शन करता है कि आपका वो लिस्ट में देगा या टपल में देगा या स्ट्रिंग में देगा। वैसे यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हैं इंपोर्ट रैंडम लिखा हुआ है एंड लिस्ट में कुछ वैल्यूज डाला हुआ है, जैसे कि दाल चावल रोटी मिक्स वेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसा डाला हुआ है। फिर यहाँ प्रिंट करवाया माई फर्स्ट आइटम इज रैंडम डॉट चॉइस लिस्ट। तो इसमें क्या होगा, पहले प्रिंट हो जाएगा माई फर्स्ट आइटम इज, फिर जब रैंडम डॉट चॉइस आप यूज करेंगे तो जो स्पेसिफाइड लिस्ट है उसके अंदर कोई भी रैंडम जो स्ट्रिंग है उसको वो प्रिंट करवा देगा। मान लीजिए आपने एक बार रन करवाया, आपका यहाँ मलाई कोफ्ता प्रिंट हो गया, सेकंड बार आप इसी को रन करवाओगे तो क्या आपका हो सकता है अचार प्रिंट हो जाए या फिर मिक्स वेज प्रिंट हो जाए, कुछ भी उस, मतलब आपको अगर नॉर्मल नंबर्स के रेंज को प्रिंट करवाना है तो आप रैंडम यूज कर लोगे या फिर रैंड रेंज रैंड इंट ये सब यूज कर लोगे। बट मान लीजिए आपको कोई लिस्ट में प्रिंट करवाना है, मतलब रैंडम नंबर सेलेक्ट करना है, या फिर टपल में या फिर स्ट्रिंग में आपको रैंडम नंबर सेलेक्ट करना है, तब आप क्या यूज करोगे, तब आप चॉइस मेथड का यूज करते हो। नेक्स्ट आपका आता है शफल मेथड। दिस मेथड कैन शफल और स्वैप द आइटम ऑफ द गिवन लिस्ट। ये जो मेथड होता है कोई भी आपका जो भी आइटम्स है उसको स्वैप मतलब इंटरचेंज करवा सकता है या फिर शफल करवा सकता है। यहाँ एग्जांपल में आपको दिखा देते हैं, इंपोर्ट रैंडम लिस्ट में ये दाल चावल रोटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा डाला हुआ है, फिर रैंडम डॉट शफल लिस्ट से क्या होगा, जो भी आपका वैल्यूज है, जैसे दाल आपका है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, चावल जो है आपका सेकंड पोजीशन पे है, हो सकता है वो चेंज हो जाए, पहले चावल आ जाए फिर दाल आ जाए फिर मिक्स वेज आ जाए रोटी आ जाए, मतलब वो चेंज कर देगा उसका वैल्यूज। फिर यहाँ आप प्रिंट करवाओगे माई शफल लिस्ट इज, फिर लिस्ट आप प्रिंट करवाओगे तो क्या होगा, सबका पोजीशन चेंज हो जाएगा। हाँ आप देख सकते हो माई शफल लिस्ट इज अचार दाल चावल मलाई पनीर रोटी मिक्स, मतलब सारे के सारे का पोजीशन चेंज कर दिया है। तो इसे हम एक बार रन करवा के दिखा देते हैं। हमने अपना आइडल खोला, उसकी न्यू फाइल पे चलते हैं, पुराने रिटर्न डेटा उसको डिलीट कर देते हैं। एंड हमें यूज करना क्या था, अभी अभी हमें यूज करना है इसे डिलीट करके, हमें यूज करना है शफल मेथड। तो चलिए उसे यूज करते हैं। पहले हम इसे इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट रैंडम, फिर हम लिख देंगे यहाँ पर प्रिंट रैंडम
डॉट शफल LST। अब हम यहाँ LST को डिफाइन कर देते हैं, LST इक्वल टू, ठीक है। अब हम इसे रन करवा के देखते हैं, तो आप देख सकते हो सीता 1 2.3 राम ई ऐसा आ गया। एंड आपने इसे स्पेसिफाई कैसे किया था, आपने पहला पोजीशन पे तो सीता डाला तो देखिए आपका सीता ही आ गया, सेकंड पोजीशन पे आपने 1 डाला था, अरे कहाँ गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 आया, फिर 2.3 डाला था 2.3 आया, बट यहाँ पर आपने ई डाला था तो आपका राम आ गया, एंड यहाँ पर राम डाला था तो ई आ गया, मतलब शफल हो गया। इसका मतलब यही होता है कि जो आपका शफल मेथड है, कोई भी लिस्ट या टपल जो भी आप स्पेसिफाई करो उसके अंदर के वैल्यूज को शफल कर देता है, दैट इज इंटरचेंज करवा देता है। नेक्स्ट आपका आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो यहाँ से हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो इस पार्ट के लिए यहीं तक पढ़ते हैं, इसे रिवाइज करते रहिएगा क्योंकि फंक्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दैट इज पार्ट 2।